नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 15 यानी कि पाठ 15, जिसका नाम है नौकर। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। हम इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे। ये आपका पूरा पाठ गांधी जी के बारे में है। तो गांधी जी से आप सभी वाकिफ हैं, सभी जानते हैं। गांधी जी, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं। तो उनके जो कुछ उनका व्यवहार का परिचय आप लोगों को थोड़ा बहुत है कि वो किस तरह के थे। वो अहिंसावादी थे, वो सत्यवादी थे, यानी कि उनको हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और सच बोलने पर वो विश्वास रखते थे। तो इसी तरह के उनके जीवन का एक और चरित्र यहाँ पर दिखाया गया है। एक और आपको नई चीज उनके जीवन से सीखने को मिलेगी कि ये जो पाठ है इसमें वो बताते हैं कि किस तरह से हमें अपने जीवन के जो सारे काम है, छोटे बड़े जो काम है, वो स्वयं करने चाहिए। यानी कि हमें अपने कामों को करने में, अपने चाहे घर के काम हो या बाहर के काम हो, किसी भी काम में हमें झिझक या शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो आप सभी ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। गांधी जी के जीवन का एक चरित्र यहाँ पर बताया गया है। तो शुरू करते हैं हम चैप्टर को। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते हैं। तो गांधी जी का जो साबरमती आश्रम था, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं आश्रम कुछ इस तरह का, जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे और बहुत सारे उन्होंने आंदोलन किए थे वहां पर से। तो इस तरह उनसे अक्सर लोग मिलने आया जाया करते थे और जो आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे वो भी ज्यादातर आश्रम में रहा करते थे। तो आश्रम में कई ऐसे काम थे जो जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते हैं। देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम स्वयं कर लेते हैं, घर पर भी हो चाहे, लेकिन कुछ कामों के लिए हमें लगता है कि कोई अगर हमारी हेल्प कर दे, कोई काम करने वाला हो तो सही है। तो जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, क्योंकि देखिए गांधी जी का जो टाइम है 90s की शुरुआत है, तो उस समय पैसे की बहुत ज्यादा अहमियत हुआ करती थी। लोगों के पास, जिसके पास 100 रुपए भी है वो एक बहुत बड़ा आदमी कहा जा सकता था। लेकिन क्योंकि गांधी जी तो बैरिस्टर थे, यानी कि एक वो वकालत उन्होंने पढ़ी हुई थी, वकालत उन्होंने करी हुई थी, तो काफी अच्छे खासे वो पैसे भी कमाते थे। काफी अच्छा उनका ये वकालत का जो काम था ये चल रहा था। तो ऐसे में उस समय क्या होता था कि तब भी जब वो हजारों रुपए कमा रहे हैं, आज के टाइम में देखिए एक फैशन भी बन गया है नौकर रखने का, और दूसरा लोग बहुत ज्यादा बिजी भी हो गए हैं, तो इसलिए भी नौकर रखे जाते हैं अपने काम करने के लिए, अपने घर में हेल्प करवाने के लिए, या अपने जो छोटे बड़े काम हैं उनमें सहायता लेने के लिए। तो गांधी जी जहाँ पर रहते थे अपने आश्रम में, साबरमती आश्रम में, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे काम होते थे जिनके लिए नौकर की जरूरत पड़ती ही थी, यानी कि सहायक की जरूरत पड़ती ही थी। तो जब वो बैरिस्टरी कर रहे थे, यानी कि अच्छी खासी उनकी जॉब थी, अच्छे खासे वो बिजी भी थे और सैलरी भी उनकी हजारों रुपए थी, तो क्योंकि पैसों का उस टाइम पे बहुत मोल था, यानी कि उस समय के हजारों रुपए कहें तो बहुत अच्छी उनकी आमदनी भी थी। लेकिन उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। और आपने चक्की देखी होगी कि किस तरह की होती थी पहले जमाने में। जैसे कहते कि जेल में चक्की पीसना, तो हाथ से ऐसे ऐसे घुमाने वाली, एक पत्थर नीचे से और एक पत्थर ऊपर से, और बीच में उसमें होल होता है और उसको हाथ से इस तरह से घुमाया जाता है। तो उसमें बीच में हाथ से गेहूं के दाने डाल दिए जाते हैं और फिर वो पिसता रहता है। तो उस समय भी
जब वो बिजी भी थे और अच्छे खासे पैसे भी उनके पास थे, अच्छी खासी वो बैरिस्ट्री भी कर चुके थे, तो उस समय भी वो प्रतिदिन सुबह के समय अपने हाथ से चक्की, ऐसी मशीन वाली चक्की उस समय नहीं हुआ करती थी, तो हाथ से चक्की का वो आटा पीसा करते थे। और चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। और चक्की चलाने में यानी कि इस चक्की को अपने लिए राशन इकट्ठा करने में उनकी जो पत्नी थी कस्तूरबा गांधी और उनके जो लड़के थे बेटे, वो भी उनकी हेल्प किया करते थे, उनका हाथ बटाया करते थे। और इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। तो जिस तरह की उनको आज जरूरत होती थी कि आज महीन आटे की रोटी खानी है, तो वो महीन उसे पीस लिया करते थे। और जब उन्हें जरूरत लगती थी कि आज थोड़ा मोटे आटे की रोटी खाई जाए, तो वो उस तरह का आटा वो अपने लिए गूंद लिया करते थे। और साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। और जब वो साबरमती आश्रम में रहते थे, तो उन्होंने ये पिसाई का काम वहां पर भी जारी रखा। चक्की को ठीक करने में भी कभी कभी वो घंटों मेहनत करते थे। यानी कि अक्सर इस बात से, देखिए पहली ही पंक्ति है, पहला ही पैराग्राफ है, तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि गांधी जी कभी भी किसी काम के लिए वो दूसरों पर डिपेंड रहना और दूसरों से अपने काम को करवाना, इस पर वो विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। जितनी खुशी हमें अपने काम को, अपने स्वयं किए गए काम से होती है, उतनी ज्यादा किसी दूसरे व्यक्ति से काम को कराकर हमें वो खुशी प्राप्त नहीं होती है। तो क्योंकि वो चक्की खुद पीसता करते थे, तो कभी कभी अगर चक्की खराब हो जाए तो उस चक्की को ठीक करने में भी वो घंटों की मेहनत लगा दिया करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है, क्योंकि आश्रम में देखिए बहुत सारे लोग रहते थे, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए लोग, या गांधी जी से देश विदेश से मिलने आए हुए लोग, या फिर गांधी जी के जो भी सहयोगी थे आंदोलन में, या और भी जो वो काम करते थे देश के लिए, तो उसमें जो भी सहयोगी थे वो साथ में ही उनके आश्रम में रहा करते थे। तो एक टाइम पे काफी सारा उनका खाना वहां पर बनता था। तो एक बार उनके सहयोगी ने उनसे कहा कि जो उनका कार्यकर्ता था उसने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। तो उसी टाइम आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हुए और गेहूं पीसने से पहले मतलब जब खड़े हुए और उनके साथ चल दिए और आटा पीसने में उनकी हेल्प करने लगे, सहायता करने लगे। और सबसे बड़ी बात कि गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर वो जोर देते थे। यानी देखिए, आप सोच सकते हैं गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, ठीक है, इतने सारे आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया और किस तरह से अपना जीवन उन्होंने अपने देश के प्रति न्यौछावर कर दिया, पूरा समर्पण उन्होंने अपना जीवन देश के प्रति कर दिया और हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में पूरा अपना जीवन लगा दिया। उसके बावजूद भी आप देखिए ये कितनी छोटी छोटी बातें हैं। आज के टाइम में हम इन छोटी छोटी बातों को सोचते भी नहीं है। इतनी छोटी छोटी बातें कि गेहूं पिसाने से पहले आप उसे बीन कर साफ करेंगे, इस बात पे वो जोर देते थे कि कहीं कोई गंदगी, मिट्टी, पत्थर या लकड़ी गेहूं पर में ना पिस जाए। इसके लिए वो बहुत ज्यादा जोर देते थे अपने जो कार्यकर्ता थे उन पर कि गेहूं को पीसने से पहले साफ कर लिया जाए। और कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। यानी कि जो भी उनसे मिलने के लिए बाहर से आए हुए हैं, विदेशों से भी लोग उनसे मिलने आया करते थे, क्योंकि वो उस समय पर एक राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय चेहरा बन चुके थे गांधी जी, क्योंकि उन्होंने बाहर देश में रहकर बैरिस्ट्री पढ़ी थी और उसके बाद वो अपने देश के लिए इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। तो इस तरह से वो देश के नहीं पूरे विश्व में एक अलग अपनी मिसाल उन्होंने बना ली थी। तो बहुत सारे लोग देश विदेश से उनसे मिलने आया करते थे।
देश के कोने कोने से लोग उनसे मिलने आया करते थे। तो जो भी उन्हें इस तरह इस महान व्यक्ति को, क्योंकि सबके लिए वो एक महान व्यक्ति थे, भले ही वो अपने जीवन में बहुत ही साधारण तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते थे, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी और लोगों के मन में उनका जो व्यक्तित्व था वो एक महान व्यक्ति के रूप में था। तो ऐसे महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर लोग जो थे, उनसे मिलने वाले जो लोग थे, वो हैरत में पड़ जाते थे, यानी कि आश्चर्य हो जाते थे। और बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। देखिए आजकल क्या होता है, हमें थोड़ा सा अपने शूज पॉलिश करने में भी हमें शर्म आती है कि हम लोगों के सामने अपने शू पॉलिश कर रहे हैं, या हम लोगों के सामने झाड़ू मार रहे हैं, या हम लोगों के सामने अपने घर में पोछा मार रहे हैं, या हम लोगों के सामने अपने कपड़े धो रहे हैं। देखिए ये डेली के जो काम होते हैं, हमें लगता है कि हम अगर बाहर वालों के सामने करेंगे तो ये बहुत शर्म की बात होगी या बहुत छोटी बात होगी, लेकिन इंसान का जो व्यक्तित्व होता है वो उसके काम से छोटा बड़ा नहीं होता कि वो काम क्या कर रहा है, कि अरे मैं ये काम करूंगा तो मैं लोगों के सामने मेरी बेइज्जती होगी, मैं छोटा कहलाऊंगा, कि अरे इनके घर में नौकर नहीं है क्या, ये जो खुद से घर में झाड़ू लगा रहे हैं, या खुद से घर में पोछा मार रहे हैं, या खुद के कपड़े धो रहे हैं, या खुद के शू पॉलिश कर रहे हैं, क्या ये इतने बड़े नहीं है कि ये अपने घर में एक नौकर नहीं रख सकते। तो इस तरह की गांधी जी की सोच बिल्कुल भी नहीं थी। बाहर के लोगों के सामने भी वो शारीरिक मेहनत वाला काम, अगर वो कहीं पर साफ सफाई कर रहे हैं तो वो साफ सफाई में लगे रहते थे। अगर वो कुछ काम कर रहे हैं शारीरिक मेहनत वाला, तो वो काम वो लगातार करते रहते थे। ऐसा नहीं है कि कोई उनसे मिलने आया है तो वो शर्मा जाए उस काम को करते हुए देखकर। वो उनको अपना पूर्ण समय देते थे, लेकिन साथ में अपने काम पर भी वो पूर्ण रूप से ध्यान देते थे। तो एक बार की बात है कि उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए। एक बार ऐसा हुआ कि उनसे आश्रम में कई छात्र जो है मिलने के लिए आए, और उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था, क्योंकि उस टाइम पे अगर किसी ने अंग्रेजी सीख ली और वो अंग्रेजी बोलने लग गया तो ये एक बहुत बड़ी बात होती थी। वैसे तो आज के टाइम में भी हर व्यक्ति को अंग्रेजी का बहुत बड़ा क्रेज है कि उसको अगर अंग्रेजी बोलनी आ जाती है, अंग्रेजी वो समझ जाता है, तो वो अगर कुछ नहीं भी है तो उसके अंदर एक घमंड, एक प्राउड वैसे ही आ जाता है कि मुझे तो अंग्रेजी बोलनी आती है। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि एक बार कॉलेज के बच्चे थे और उनसे मिलने के लिए आए, और उन्हें अपनी अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बहुत गर्व था, बहुत घमंड उन्हें था कि हमें इंग्लिश आती है और हम इंग्लिश बोल सकते हैं। तो गांधी जी से बातचीत की उन्होंने, काफी टाइम तक गांधी जी से बातचीत की, और अंत में वे बोले कि बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा करूं तो कृपया कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्होंने कहा कि बापू देखिए, जब लोग मिलने उन्हें जाया करते थे तो काफी टाइम उनके साथ स्पेंड किया करते थे, समय व्यतीत किया करते थे काफी उनके साथ। तो ऐसे ही जो स्कूल के विद्यार्थी थे वो उनके साथ समय व्यतीत कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि जैसे आप जाते हैं किसी के घर में कि कुछ हेल्प करा दें हम आपकी, अगर आप थोड़ी देर उनके साथ बैठते हैं, अगर चाय पानी आ रहा होता है तो आप बोलते चलिए हम आपकी हेल्प करवा देते हैं इस काम में। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि बापू, अगर मेरे, क्योंकि वो आश्रम है, श्रमदान करना, श्रम आप वहां पर कर सकते हैं, सबका है, किसी एक व्यक्ति का पर्सनल नहीं है, और देश के लिए आंदोलन चल रहा है, देश के वहां पर स्वतंत्रता सेनानी है बहुत सारे। तो अगर इस तरह की बात पूछ भी ली तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं और हमें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, हम बहुत अच्छा लिख पढ़ सकते हैं। तो अगर हम बापू से कुछ कहेंगे भी तो वो हमें इस तरह का ही कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। लेकिन गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली थी। गांधी जी समझ गए थे कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जब कोई इंसान इतना ज्यादा अनुभवी होता है अपने जीवन में, तो वो सामने वाले की काफी चीजों को पढ़ लेता है, समझ लेता है। तो इसी तरह गांधी जी ने भी उन बच्चों की जो मन की आशा थी कि क्या उनके मन में चल रहा है, वो गांधी जी ने पढ़ ली थी। और उन्होंने कहा कि अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। और अब जो आगंतुक थे वो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास समय है तो क्या कृपया आप इस थाली के गेहूं बीन देंगे,
कि आप इन गेहूं में से गंदगी निकाल देंगे, तो जो आगंतुक थे यानी कि जो मेहमान आए हुए थे, जो बच्चे आए हुए थे, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आए हुए थे, उनको बहुत ही ज्यादा मुश्किल उनके लिए हो गई, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी इस तरह का काम नहीं किया हुआ था। तभी कहा जाता है कि काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, अगर आप अपने घर में कोई काम कर रहे हैं, अपनी मम्मी की हेल्प करवा रहे हैं किचन में, या अगर आपकी मम्मी काम पर लगी हुई है तो आप उनकी कोई दूसरी मदद कर रहे हैं, तो आपको अपने मित्र को बताने में या आपके मित्र के सामने उस काम को करने में शर्म या झिझकने की जरूरत नहीं है। वो आपका घर है, वो आपकी माता है, आपको उनकी हेल्प करनी है। अगर आपकी मम्मी कुछ काम करे तो आप अपना रूम साफ कर सकते हैं, अपने रूम की सफाई कर सकते हैं, अपना बैग तैयार कर सकते हैं, अपना टिफिन पैक कर सकते हैं, अपने शू पॉलिश कर सकते हैं, अपने कपड़े अगर आपकी मम्मा ने धोए हैं, आप उन्हें अगर सुखाए हैं तो आप उठाकर लाकर उन्हें प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे बड़े काम करने में कोई भी हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि जितनी खुशी आपको अपना काम स्वयं करके होगी, इतनी खुशी आपको दूसरों के करने से नहीं होगी। जब आप अपनी शर्ट को खुद से प्रेस करेंगे ना स्कूल आने से पहले, तो आपको लगेगा अरे वाह, आज तो मैंने अपनी शर्ट खुद से प्रेस की है, जरा सी भी गंदी नहीं होनी चाहिए ये। और अगर आप शू अपने खुद से पॉलिश करके जाएंगे सुबह स्कूल को, तो रास्ते में बच बच के चलेंगे, अरे वाह आज तो मैंने अपने शू खूब चमका रखे हैं, तो आज मैं इन्हें गंदे नहीं करूंगा। तो इस तरह से तो बिल्कुल भी इस तरह की बात अपने मन में नहीं होनी चाहिए कि मेरा काम ये करेगा, मेरा काम वो करेगा, मेरा काम वो करेगा, तब मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। जब आप अपने सारे काम स्वयं करेंगे, भले ही आपसे थोड़ा बहुत नहीं हो रहा है तो आप अपनी मम्मा की हेल्प ले सकते हैं, अपनी फैमिली वालों की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जितना हो सके आपको अपने काम स्वयं करने चाहिए, छोटे बड़े काम। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अब जो आगंतुक थे वो बड़ी ही मुश्किल में आ गए, बड़े परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह का काम किया ही नहीं था। उन्हें लगता था कि सबसे बड़ी चीज है पढ़ना लिखना, हमने 4 शब्द अंग्रेजी के बोल लिए, हम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, हमें जीवन में सब कुछ आ गया। तो अब क्या था, लेकिन क्योंकि गांधी जी ने उन्हें ये काम कहा था तो उनके पास कोई भी चारा नहीं था, यानी कि ऑप्शन नहीं था दूसरा इस काम को करने के अलावा। तो 1 घंटे तक वो गेहूं बीनते रहे, भले ही उन्हें आए ना आए, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, 1 घंटे तक वो गेहूं बीनते रहे। और बीनने के बाद वो 1 घंटे बाद थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। उन्होंने गांधी जी से विदा मांगी और अपने घर चल दिए। अब आगे की बात, कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम में भंडार का काम संभालने में मदद की। भंडार यानी कि क्योंकि वो एक आश्रम था, और भंडार गृह स्टोर रूम, जहाँ पे क्या होता है कि हम अपने खाने का सामान स्टोर करते हैं। देखिए ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके घर में 20 लोग खाने वाले हैं तो आप रोज 1 कट्टा चावल लेके आ रहे हैं, रोज 1 कट्टा आटा लेकर आ रहे हैं, या रोज 10 किलो सब्जी लेकर आ रहे हैं। क्या होता है कि हम कुछ ऐसी चीजें जो ड्राई होती हैं, जो स्टोर की जा सकती हैं, जो बहुत जल्दी खराब नहीं होती, जैसे दालें हो गई, तेल हो गए, चीनी है और राशन है, तो वो सारी चीजें हम स्टोर कर सकते हैं, भंडार गृह में उनको रख सकते हैं। तो कई वर्षों तक जो गांधी जी थे उन्होंने आश्रम में भंडार का काम संभालने में मदद की, यानी कि क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर थे, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि राशन कहीं खराब ना हो जाए और अचानक कम ना पड़ जाए, अचानक खत्म ना हो जाए, खत्म होने से पहले जांच करनी है कि कितना बचा हुआ है, कहीं खराब तो नहीं हो रहा है, भंडार की सफाई साफ करके हो रही है, कहीं चूहे तो वहां पर नहीं घूम रहे हैं, या अन्य कोई कीट पतंग तो अनाज पर नहीं लग गया है। तो इस तरह से बहुत सारी जो जिम्मेदारी थी उन्होंने कई वर्षों तक भंडार की संभाली। वे सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई में जाकर सब्जियां छीलते थे। सुबह की जो प्रेयर होती थी, क्योंकि देखिए आप समझ सकते हैं वो एक राष्ट्रपिता है, बैरिस्ट्री उन्होंने पढ़ी हुई है, पूरे देश से लेकर विदेश से लेकर पूरे विश्व भर के लोग उन्हें जानते हैं, विश्व भर के लोग उन्हें मानते हैं, तब भी देखिए इतनी छोटी छोटी चीजें वो अपने जीवन में किया करते हैं। सुबह की जो प्रार्थना होती है उसके बाद वो रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे, और भंडार घर या रसोई घर में अगर वे कहीं पर गंदगी देख लेते थे या मकड़ी का जाला देख लेते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथ लेते थे, यानी कि वहां पे काम करने वाले लोगों को बहुत डांट फटकार पड़ती थी कि खाने की जगह पर कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। उन्हें
सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। गांधी जी जो थे उन्हें सब्जियां, फल, अनाज के जो भी पौष्टिक गुण हैं सभी चीजों का अच्छे से ज्ञान था। और क्या था, एक बारी आश्रम वासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। क्यों नहीं काटना चाहिए आलू और नींबू को बिना धोए? आप क्लास 6 में हैं, जब आपने आप अपना चैप्टर पढ़ा होगा विटामिन साइंस में, तो उसमें क्या होता है कि हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी जो सब्जियां होती हैं, हमारी फ्रूट्स होते हैं, तो वो हमें बहुत सारे विटामिन देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सब्जियों को धोने के बाद अगर काटते हैं, काटने के बाद अगर धोते हैं, हमें कोई भी सब्जी हो या फ्रूट हो उसे क्या करना चाहिए? काटने से पहले धोना चाहिए। अगर हम काटने के बाद उसे धोएंगे तो उसमें सारे जो प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, वो सारे क्या है, पानी के साथ धुल जाएंगे। तो गांधी जी को इस तरह अनाज, फल, सब्जियों के पौष्टिक गुणों का बहुत ही अच्छा ज्ञान था। और एक बारी उनका जो आश्रम वासी था जो इस काम में लगा हुआ था, तो उसने क्या किया कि बिना धोए आलू काट दिए। यानी कि उसका ये मन था कि वो पहले आलू काट ले उसके बाद धोए। तो आलू का जितना भी स्टार्च है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स आलू में है, वो सारा तो बह जाएगा पानी के साथ। तो इसीलिए उन्होंने उसे समझाया कि आलू और नींबू को कभी भी बिना धोए नहीं काटना चाहिए। और एक बार एक आश्रम वासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिसके छिलकों पर काले चकत्ते पड़े हुए थे। एक बार जो आश्रम वासी था, यानी कि आश्रम में रहने वाला जो व्यक्ति था, उसको ऐसे केले दिए गए जिसके छिलकों पर बहुत ज्यादा चकत्ते पड़े हुए थे। आमतौर पर जो केला बाहर से जिस पे चकत्ते पड़ जाते हैं तो हम उसे खराब मान लेते हैं, खास तौर पे बच्चे, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये खराब हो गया है ना। तो इसी तरह जो आश्रम वासी था, जब उसको इस तरह के केले दिए गए तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने बहुत बुरा माना कि उसको इस तरह का केला दिया गया है, यानी कि खराब केला उसे दिया गया है। तो तब भी गांधी जी ने उसे समझाया। क्या समझाया? कि ये जल्दी पच जाते हैं, केले जो है वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। उसका क्योंकि शायद देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि तुम्हें खास तौर पर ये इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। यानी कि उसका जो हाजमा है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमजोर है। अगर उसे भारी भरकम चीजें दे दी जाए, यानी कि उसको अगर कच्चा केला भी दे दिया जाए जो ठीक से पका ना हो, या कुछ ऐसी हार्ड चीजें जो वो पचा ना सके, जो वो डाइजेस्ट ना कर सके, तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। तो उसको पूर्ण रूप से पके हुए केले, केवल बाहर से उस पे जो काले चकत्ते जो है वो खराब केला नहीं मान सकते। वो अच्छे से पूर्ण रूप से पका हुआ केला होता है जिसके बाहर से चकत्ते पड़े हुए होते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम्हारा, खास तौर पे ये केले तुम्हें इसलिए दिए गए हैं क्योंकि तुम्हारा जो हाजमा है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है। तो गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। गांधी जी जो थे, आश्रम वासी लोग जो थे, आश्रम में रहने वाले जो लोग थे, उन्हें अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। तो इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। जैसे कि यहाँ पर अभी बताया कि गांधी जी को चीजों की पौष्टिकता का ज्ञान था, तो वो चीजों को, उन्हें पता था कि कौन सी सब्जी को कितनी देर पकाना चाहिए, ना सब्जी में ज्यादा नमक, मिर्च, मसाला, तेल नहीं होना चाहिए। तो वो इस तरह से का ही भोजन वहां पर आश्रम में बनता था। और क्योंकि सभी आश्रम वासियों को गांधी जी स्वयं भोजन परोसते थे, तो इसी कारण उन बेचारों को ये बेस्वाद उबली हुई चीजें खानी पड़ती थी और इसके विरुद्ध वो कुछ भी बोल नहीं पाते थे। तो देखिए क्योंकि हमारा जो टेस्ट होता है वो तो बहुत ही ज्यादा चटपटा, हम अपने सोचते हैं कि अरे वाह ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, इसमें नमक थोड़ा कम है, इसमें मिर्ची ज्यादा है, या इसमें तेल कम हो गया है। ये हमको कैसी चीजें पसंद होती है? जो आजकल देखिए बाजार में कैसी चीजें आती है जो बिल्कुल तड़क भड़क चटपटी, तेल मिर्च नमक वाली, है ना। तो ये क्या होती है? ये केवल हमें बीमार करती हैं चीजें, ये कभी भी हमें हेल्दी नहीं बनाती है, ये हमें बीमार करती है। हेल्दी फूड्स क्या होते हैं कि जो आप फल सब्जी की, अगर आपकी जैसे मूली है, इसको आप
बिना पकाए भी खा सकते हैं। गाजर, इसको आप बिना पकाए भी खा सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें आपको बहुत ज्यादा गलाने की, बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं होती। आप हल्का उसको स्टीम दे देंगे, भाप दे देंगे या उबाल लेंगे तो भी वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। जैसे आलू है, अगर आप आलू को बॉईल करके खाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगा। जैसे बाकी की सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, उनमें ज्यादा तेल मसाले डालने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हल्का तेल डालिए, नमक हल्दी डालिए और एकदम से बहुत अच्छी टेस्टी वो सब्जियां बन जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके जो पोषक तत्व हैं वो भी समाप्त नहीं होते हैं, वो भी नहीं खत्म होते और आपको हेल्दी भी वो चीजें बनाती है। तो इस तरह से यहाँ के जो आश्रम के लोग थे वो अक्सर इसी चीज से परेशान होते थे कि उन्हें ऐसी बॉइल सब्जी खानी पड़ती है, उबली हुई सब्जियां चीजें खानी पड़ती है। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। जब वो दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे तो वहां की एक जेल में जहां पर सैकड़ों कैदी रहते थे तो एक दिन में 2 बार भोजन परोसने का काम भी वो कर चुके थे वहां पर। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। देखिए ये बात हमें बचपन से सिखाई जाती है कि कम से कम जब हम खाना खाते हैं तो ये बहुत बड़े मैनर के अंदर आता है कि आप अपनी जूठी प्लेट किसी को ना पकड़ाएं। अगर आपने खाना खा लिया है, आपका खाना कंप्लीट हो गया है तो आप दूसरों से जो आपके साथ खाने को बैठे हैं उनसे आप परमिशन लेकर उठ सकते हैं। और अगर आपकी प्लेट में बचा हुआ खाना है तो उसको आप डस्टबिन में डाल सकते हैं। वैसे तो खाना वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, प्लेट में कभी भी नहीं करना चाहिए। जितना आपको जरूरत है, आपको लगता है कि मैं इतना खा पाऊंगा तो उसका आधा भोजन आप थाली में लीजिए और उसको पहले खाइए फिर दोबारा ले लीजिए। तो इस तरह से आपका खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा और आप पूरा जो है अपना भोजन अच्छे से कंप्लीट करेंगे और स्वाद के साथ खाएंगे भी। तो ये चीजें आश्रम में भी फॉलो की जाती थी, आश्रम में भी बताई जाती थी कि आप जो लोग वहां पर खाना खाते हैं कि वो अपना प्लेट, अपना बर्तन खुद साफ करेंगे और रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। तो इस तरह जो एक खुद की प्लेट होती थी तो सभी व्यक्ति अपना प्लेट खुद धोएंगे, ये बात का नियम था वहां पर। और रसोई के बर्तन यानी कि जिसमें भोजन बनाया जाता है वे बर्तन, उन बर्तनों को क्या होगा कि कुछ लोग यानी कि अगर आप 10-10 का ग्रुप बना ले तो रोज 10 व्यक्ति अदल बदल कर ग्रुप को उन बर्तनों को धोएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी बात है, किसी एक पर आप अपना बोझ नहीं डाल रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, सहायता सबकी हो रही है और खाना भी सबके लिए बन रहा है। तो सेम तरीका आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर देखिए क्या होता है कि आप जब स्कूल आ जाते हैं उसके बाद आपकी मम्मा के भी बहुत सारे काम होते हैं घर में। आप जो घर गंदा करके आते हैं उसे सफाई करनी होती है, आपके कपड़े धोने होते हैं, घर के बाकी काम होते हैं, कोई गेस्ट आया है उसे अटेंड करना होता है। तो शाम तक जब आप घर जाते हैं उसके तब तक आपकी मम्मा बहुत थक जाती हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि अगर आपकी मम्मा ने आपके लिए बहुत टेस्टी खाना बना के रखा है तो आप उसे खाएंगे और उसके बाद आप अपनी प्लेट को खुद धोएंगे। और अगर आपके 2 भाई बहन हैं तो आप कह सकते हैं कि मम्मा आज हम किचन की सफाई खुद से करेंगे, अपने रसोई घर की सफाई खुद से करेंगे। यानी कि एक गीला कपड़ा लेंगे, रसोई साफ करेंगे, उसके बाद आप जो बर्तन है उन्हें जगह पे लगाएंगे तो बहुत ज्यादा खुशी आपकी मम्मी को होगी और आपके अंदर भी आपको एक आत्मविश्वास जगेगा कि आपने आज एक बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह से गांधी जी ने जो बड़े बड़े पतीलों को साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया था। देखिए वहां पर कम से कम 50, 100, 200 या कभी कभी 10-20 लोग भी हो सकते होंगे। तो इतने सारे लोगों का खाना बनाने के बाद, इतने सारे लोगों को खिलाने के बाद गांधी जी ने जो सबसे बड़े बड़े पतीले यानी कि जिसमें बड़े बड़े पतीलों में जिसमें भोजन बनाया जाता था उनको साफ करने का काम अपने ऊपर ले रखा था कि इनको केवल मैं साफ करूंगा। और इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी, राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई और उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली
यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और भी बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। तो क्योंकि बहुत सारे लोग आश्रम में रहा करते थे, तो एक बार जो बर्तन की जो तली थी वो बहुत गंदी हुई थी, तो वो उसे राख से रगड़ रहे थे। तभी उनकी जो पत्नी है कस्तूरबा गांधी, वो वहां पर आ गई और उन्होंने कहा कि ये आपका काम नहीं है, यहाँ पे ये काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो देखिए, उनके मन में इस तरह की कोई बात नहीं थी। वो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते थे और वो ये नहीं समझते थे कि अगर मैं क्यों करूं इस काम को, मेरे तो बहुत सारे नौकर हैं, वो लोग करेंगे इस काम को। तो वो इस तरह की बातें कभी भी अपने मन में नहीं लाया करते थे। उन्हें जो लगता था कि ये मैं कर सकता हूं, तो वो उस काम को जरूर किया करते थे। बर्तन बर्तन एकदम चमकते ना हो तब गांधी जी को संतोष नहीं होता था। देखिए, वो इस बात को क्यों अपने ऊपर लेते थे, क्योंकि जब तक बर्तन ना चमके उन्हें संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको मददगार दिया गया। देखिए, कई बार कई जेल की यात्राएं हमारे देश को आजाद कराने में गांधी जी ने की। तो गांधी जी की एक जेल यात्रा के दौरान उन्हें जेल में एक मददगार दिया गया था, यानी कि जो उनकी हेल्प कर सके, उनको चीजें प्रोवाइड करा सके, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी हस्ती थे हमारे देश भारत के। उनके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी सा चमका सकते हैं। तो वो जो सहायक शायद उनका होगा, तो वो इतनी साफ सफाई नहीं करता होगा, तो उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने उसको बताया कि उन्हें वो कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी सा चमका देते हैं। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, जब गांधी जी के आश्रम का निर्माण हो रहा था, तो उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था, क्योंकि अभी आश्रम का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। वहां पर रहने की, सोने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो वहां पर जो आगंतुक आते थे, यानी कि बाहर के जो लोग आते थे, गांधी जी से मिलने जो आते थे, या जो भी स्वतंत्रता सेनानी आते थे, सहयोगी आते थे आंदोलन के, उनको तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसीलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने हुए कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने का काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाए आश्रम में ले आए, और बेचारे कार्यकर्ता को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। तो क्या हुआ कि एक बार गांधी जी जो थे वो कुएं से पानी खींचने का काम भी करते थे। तो एक बार गांधी जी कुछ अस्वस्थ हो चुके थे और चक्की पर आटा पिसवाने के काम में वो हिस्सा बटा चुके थे, यानी कि उनके तरफ का जितना काम था वो कर चुके थे। और उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए, ताकि अब इनको, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं है, ये आज अस्वस्थ है, तो ताकि वो और ज्यादा ना थक पाए, तो उसके लिए उन्होंने जो अन्य आश्रम वासी थे उनकी सहायता से सारे जो छोटे बड़े बर्तन थे, ताकि गांधी जी को पानी ना लाना पड़े, सारे छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर दिया। देखिए, उसकी भी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि वो गांधी जी के मन को ठेस पहुंचाए, वो भी उनकी हेल्प करना चाहता था, उनकी मदद करना चाहता था, ताकि वो थोड़ी देर रेस्ट कर सके, आराम कर सके। तो उसने बाकी आश्रम वासियों की सहायता से सभी बर्तनों को पानी से भर दिया था, ताकि वो पानी लेने ना जा पाए। तो लेकिन फिर भी गांधी जी को ये बात पसंद नहीं आई और उनके मन में थोड़ी सी ठेस लगी। क्यों ठेस लगी?
कि मुझे अस्वस्थ समझ लिया गया है। तो उन्होंने बच्चों का जो नहाने का टब होता है उसे उठाया और कुएं पर गए, पानी भरा और टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। और इस चीज को देखकर जो आश्रम वासी थे उन्हें थोड़ा सा पछतावा। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचार ना हो, देखिए गांधी जी की यहाँ पर कौन सी बात स्पष्ट हुई, उनकी ये बात स्पष्ट हुई कि उनके आश्रम वासियों ने उन्हें अस्वस्थ समझकर ये काम कर दिया, यानी कि उन्हें बहुत ज्यादा जल्दी उन्होंने अस्वस्थ समझ लिया। तो उनका कहना था कि गांधी जी को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद थी कि जब तक इंसान अपने शरीर से बिल्कुल लाचारी ना हो, यानी कि अगर उसको बहुत ज्यादा परेशानी है, वो बिल्कुल लाचार है कि वो खड़ा भी नहीं उठ पा रहा है, वो अपनी नित्य कर्म भी नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो अपना उठना बैठना चलना सोना खाना या नहाना धोना भी अगर वो नहीं कर पा रहा है, तब उसको आप अस्वस्थ कह सकते हैं। लेकिन जब तक वो अपने शरीर से लाचार नहीं है, यानी कि वो चल फिर सकता है, खा पी सकता है, तो तब तक उनको उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम जो है वो करना चाहिए। यानी कि अगर आप खाना खा सकते हो, अगर आप चल फिर सकते हो, अगर आप बाकी के काम कर सकते हो, तो अपना जो दैनिक शारीरिक श्रम है, जो थोड़ा बहुत आपसे हो सकता है, भले ही आप उससे कम कीजिए लेकिन थोड़ा बहुत कीजिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप अपने आप को अरे मैं बीमार हो गया बोल के बिस्तर पे लेट के कंबल ओढ़ के सो गए, तो आज तो मुझे पढ़ाई करनी ही नहीं है, मेरे तो बहुत ज्यादा बीमार हूं मैम, मैंने होमवर्क नहीं किया क्योंकि मुझे बुखार था। तो बुखार था तो ठीक है, बुखार है, लेकिन यहाँ पर बताइए कि उतनी तब तक आपको अपने काम नहीं छोड़ने हैं, अपना शारीरिक श्रम नहीं छोड़ना है जब तक आप शरीर से बिल्कुल लाचार ना हो जाएं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम आपको जीवन में करना ही चाहिए। तो अब देखिए अगला यहाँ पर उन्होंने बताया कि उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टाल्स्टॉय बाड़ी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बिना कुछ नाश्ता लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे, शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, एक बार चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे। तो उसमें गांधी जी के साथी भी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े कुदाल टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। तो एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? तो गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। तो देखिए उन्होंने कहा कि मैंने समय का सदुपयोग किया। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें, अगर आप इस पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, एक छोटी छोटी पंक्ति में हर छोटी छोटी पंक्ति भी आपको सीख देती है। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि तुम लोग इतनी मेहनत का काम कर रहे हो, तो तुम लोग जब लौटोगे तो तुम थके मांदे आओगे, और मैं खाली था तो मैंने तुम्हारे लिए काम कर दिया। तो इसी तरह देखिए यही बिल्कुल आप अपने घर पर भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी फैमिली में सभी लोग व्यस्त हैं, सभी लोग अपने कामों में बिजी है, तो जो काम आपको लगता है कि ये आप कर सकते हो। देखिए बड़े रिस्क लेने की जरूरत नहीं कि आप गैस जला रहे हैं या आप आग जला रहे हैं
लाइटर ले रहे हैं या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो आपसे बन पड़ता है, जहां पर आपकी हेल्प हो सकती है। अगर आपको लगता है कि घर में थोड़े से बर्तन है, छोटी मोटी प्लेटें, आप उन्हें साफ करके लगा सकते हैं। आपको लगता है कि घर थोड़ा सा बिखरा हुआ है, मेरा रूम ठीक से नहीं लगा हुआ है, जिसको आकर मेरी मम्मा ठीक करने वाली है, तो आप उसको बिल्कुल अच्छे से ठीक कर सकते हो। तो आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हो और साथ ही आपका शारीरिक श्रम भी होगा। और दूसरा, जब आप सारे काम करते हो तो एक अलग ही विश्वास, एक अलग ही खुशी आपको इन सब कामों में मिलती है, खासतौर पे तब जब आप दूसरों की हेल्प करते हो। तो इस तरह ये जो आपका चैप्टर है, इसमें गांधी जी से जुड़ी हुई बहुत सारी जो जरूरी बातें हैं वो हमने पढ़ी। हमारा चैप्टर अभी शेष है, इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से इस चैप्टर में गांधी जी ने अपना जो शारीरिक श्रम है उनका और अपने अंदर की ये बताने के लिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो इस चीज के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें इस पाठ में बताई है और आगे भी हम इस पाठ से जुड़ी हुई और भी बातें पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।